गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक नई टॉपिक शुरू करेंगे, पैसिव वॉइस मींस किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में वाक्यों को परिवर्तित करते हैं। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ आज देखने वाले हैं कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। इसके सभी रूल्स आज हम लोग देखने वाले हैं और पैसिव वॉइस आपकी 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में आपका असर्टिव सेंटेंस को बता देंगे कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। कल वाली क्लास में आपको बता देंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं और परसों वाली क्लास में आपको बता देंगे कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। 3 क्लास में आपका पूरी तरह से पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 29 है। तो अभी तक आपकी 28 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मींस आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक करा चुके हैं, नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतना अभी तक आपका हो चुका है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 9th में होंगे तो भी आपकी 9th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप 9th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट हो जाते हैं, पैसिव वॉइस से कनेक्ट हो जाते हैं। और पैसिव वॉइस पे कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। अब एकदम ध्यान से समझिएगा, सभी टॉपिक को एकदम ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखे हुए एक्टिव से पैसिव बनाना। तो एक्टिव से कैसे पैसिव बनाते हैं यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं। आप पहले समझ लो कि आपका एक्टिव वॉइस है क्या, जिसमें कर्ता अर्थात जिस वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो भैया जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है मींस मुख्य भूमिका जिस वाक्य में सब्जेक्ट की होती है उसे बोलेंगे एक्टिव वॉइस बोलेंगे। और सेम यही पैसिव वॉइस में हो जाएगा, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट हो गए कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होगी मींस मुख्य भूमिका सब्जेक्ट की होगी, और पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी मींस मुख्य भूमिका में आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट हो गए एक्टिव और पैसिव वॉइस में। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। अब जैसे एक एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, पूजा राइट्स ए लेटर। पूजा क्या करती है, एक पत्र लिखती है। तो भैया पूजा राइट्स ए लेटर, पूजा एक पत्र लिखती है। तो अब इसे एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में देखो पूजा एक्टिव है कि भैया पूजा एक पत्र लिख रही है, तो पूजा क्या है, पूजा एक्टिव है। इसमें पूजा मीन सब्जेक्ट है, पूजा मीन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है, फुर्तीला है। तो सिंपल से समझो, जिसमें सब्जेक्ट फुर्तीला होगा एक्टिव होगा तो एक्टिव वॉइस, जिसमें जो है सब्जेक्ट पैसिव में चला जाएगा, पैसिव मींस होता है सुस्त होता है, तो सब्जेक्ट इसमें सुस्त हो जाता है तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो जाती है, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब पूजा राइट्स ए लेटर, पूजा मींस इसमें एक्टिव है मींस पूजा मींस सब्जेक्ट की प्रधानता है तो आपका एक्टिव वॉइस हो गया। लेकिन दूसरा वाला वाक्य देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। अब हमने लिखा हुआ अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, एक पत्र लिखा जा रहा है किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। एक्चुअल काम किया है मोहन, लेकिन यहाँ पर अ लेटर को क्या किया गया है, पहले स्थान पर ला दिया गया है। ए लेटर पे काम किया गया ना, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा गया ना। तो लेकिन पत्र आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया गया है और सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया गया है। तो इस तरह से अगर आपकी कंडीशन हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पैसिव वॉइस का वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर मोहन आपको पैसिव वॉइस में दिख रहा होगा, एकदम लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पे आपको मोहन दिख रहा होगा, जबकि मोहन क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है लेकिन पैसिव वॉइस में चला गया तो आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला गया, और ऑब्जेक्ट आपका किस स्थान पे चला आया, सब्जेक्ट के स्थान पे चला आया। तो प्यारे ये सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट हो गए कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होगी और पैसिव वॉइस में किसकी प्रधानता होती है, ये आपके ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, मींस मुख्य भूमिका भी आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब उम्मीद करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए हमने नोट के पॉइंट को क्या लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर नोट के पॉइंट में लिखे हुए हैं, निम्न 3 प्रकार के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चे हमने आपको यही बताए हुए हैं
एक क्लास में आपका असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और एक क्लास में आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और एक क्लास में आपका इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो 3 क्लास में आपका पैसिव वॉइस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे लंबी क्लास आज की क्लास होने वाली है, क्योंकि आज इसमें आपको असर्टिव सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, किस तरह से असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, इसके सभी रूल्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसलिए ये आज आपकी क्लास लंबी क्लास होने वाली है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो जल्दी से प्यार से हम लोग असर्टिव सेंटेंस पे चलते हैं कि कैसे उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। यहाँ पर देखिए लिखे हुए असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो अब प्यारे बच्चे इसके परिवर्तन के देखिए हमने लिखे हुए निम्न नियम है। आप सभी नियम को एकदम ध्यान से समझिएगा कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, इसके कौन कौन से नियम है, एक एक करके आपको सभी नियम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं, पहला नियम लिखे हुए हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तथा ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाई लगा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चे आपको क्या करने हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देने हैं और ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट कर देंगे। और जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आप प्रायः उसके पहले बाई लगाते हैं। अब देखिए हमने एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, द पुलिसमैन हैज कॉट द थीफ। पुलिसमैन ने जो है थीफ को क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो अब भैया इसमें सब्जेक्ट क्या है, पुलिसमैन है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, थीफ है, चोर है। ये थीफ आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पुलिसमैन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हमने कहा ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है, तो थीफ को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे ला देंगे, मींस पहले कर देंगे। दी थीफ आप पहले लिख दिए। हैज बीन कॉट कैसे हुआ, अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, जो मुख्य बात है वो आगे बढ़ते हैं। बाई देखिए पुलिसमैन को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे देखिए हमने लिख दिए हुए हैं दी पुलिसमैन, लेकिन इसके पहले प्रायः हमने कहा बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाई का प्रयोग किए हुए, कुछ स्थितियों में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। आज ही की क्लास में आपको अंत में उसे भी बताएंगे किन परिस्थितियों में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, विथ का करते हैं, टू का करते हैं और अन्य एट का प्रयोग करते हैं, अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, वो भी आज ही की क्लास में आपको जो है कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। हाँ, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले किसका प्रयोग कर देंगे, बाई का प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने बाई दी पुलिसमैन किया हुआ है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखनी है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखने हैं। हाँ, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले बाई का प्रयोग कर देने हैं, ये आपका पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल देखिए क्या लिखे हुए हैं, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब जो वर्ब यूज होती है वह वर्ब कौन सी यूज होती है, हमेशा कभी भी वर्ब जब भी यूज करेंगे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। इस बात को दिमाग में गठिया लो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज करना होता है। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जैसे ऊपर देखिए काट हमने थर्ड फॉर्म का यूज किए हुए हैं। अब देखिए अब हैज बीन जो आप कह रहे थे कि हैज बीन कैसे हमने परिवर्तन कर दिया, हैज ऊपर था तो हमने हैज बीन में कैसे परिवर्तन कर दिया था, तो ये आपका है टेंस संबंधी परिवर्तन। अब देखिए निम्न 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है एवं 4 का नहीं बनता है। तो प्यारे बच्चे 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा और 4 टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वो आपके 8 टेंस कौन कौन से बनते हैं पैसिव वॉइस और किसके नहीं बनते हैं, जरा अब हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए एक्टिव वॉइस बनता है, किन किन टेंस का एक्टिव वॉइस बनता है, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये प्यारे बच्चे आपके 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और किनका नहीं बनता है, यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्यारे बच्चे सिंपल से हो गया कि सभी का परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, सभी का परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है। और एक हो गया फ्यूचर का कंटीन्यूअस नहीं बनता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं बनेगा और सभी का प्रेजेंट परफेक्ट मींस परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनेगा, सभी टेंस का चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों का जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। और इसके साथ साथ फ्यूचर में 2 हो जाता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता है। और क्यों नहीं बनता है इन चारों का आपको वजह बताएंगे, अभी आगे बढ़ते हैं तो आपको वजह भी बताएंगे इन 4 का क्यों नहीं बनता है, बाकी 8 टेंस का क्यों बनता है इसके भी पीछे वजह बताएंगे। तो जल्दी से अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे, ये जो आपके 8 टेंस के बनते हैं
किस तरह से बनेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में प्रयोग करेंगे, अब हम लोग आगे चर्चा इसके बारे में करते हैं। अभी बस आप इतना ध्यान दीजिए कि ये 8 का आपका बनेगा पैसिव वॉइस और 4 का नहीं बनेगा, इस बात को अभी दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। और याद कैसे करेंगे, जो है याद करने के लिए सिंपल सा तरीका है, तीनों का परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनेगा और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं बनेगा, तो ये आपका याद करने का सिंपल तरीका होगा, बाकी सभी के बनते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें और समझने की कोशिश करना, रूल नंबर 4 में इस कॉन्सेप्ट को लिखे हुए हैं। उसके बाद आपको परिवर्तन के नियम बताते हैं कि कैसे परिवर्तन करते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और समझना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, जिन वर्ब्स के साथ उसका ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है वही ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो वही हमने लिखे हुए, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब का क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसके साथ ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कैसे परिवर्तन करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। जो वर्ब, जिन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट दिए हुए होते हैं उन्हीं का आपका क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। जैसे अगर हमने लिख दिया ही वॉक्स, वह टहलता है, अब इसमें बताओ ऑब्जेक्ट इसमें कुछ दिख रहा है आपको, ही वॉक्स में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो इसलिए पैसिव वॉइस इसका बनेगा ही नहीं, सिंपल से बात हो गया, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और वॉक आपका यहाँ पर क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका बनेगा नहीं। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का आपका पैसिव वॉइस बनता है। अब उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चलते हैं परिवर्तन कैसे करेंगे, मींस आपको किस टेंस में, किस टेंस का किससे परिवर्तन करेंगे, जो आपका 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा उसमें कैसे परिवर्तन करेंगे। अब उस ग्राफ की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका रूल नंबर 5 लिखे हुए हैं, 5वां नियम लिखे हुए हैं, निम्न हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके हम टेंस में परिवर्तन करते हैं। अब इस चीज को समझना, इस ग्राफ को समझना, अगर आप इस ग्राफ को समझ गए तो आपका पूरा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे इस ग्राफ को बड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, टेंस हो गया आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस इधर दिखा दिए हुए हैं, इधर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। आपके सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा, इसलिए कट है, सभी का परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनता है, इसलिए सभी में आप देख रहे होंगे कट है, और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता है, इसलिए देखो फ्यूचर कंटीन्यूअस वाले टर्म में भी आपका कट है। अब जिनका बनता है उसमें क्या लगाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाएंगे, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान देना, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य दिया है उसे पैसिव वॉइस से बदलना है तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पहले ही बता दिए हैं, हेल्पिंग वर्ब में ही आपको देखने हैं, मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हेल्पिंग वर्ब जो आपके अलग अलग होते हैं इन्हीं को तो आपको देखने हैं, तो इसलिए आप केवल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप मेन वर्ब नहीं देखेंगे कि आपकी मेन वर्ब कौन से लगेगी, मेन वर्ब तो फिक्स है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है। तो प्यारे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगेगा, इज एम आर लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो जाता है इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग हो जाता है, इज बीइंग, एम आर बीइंग, जो है इज एम आर बीइंग हो जाता है, और परफेक्ट में क्या होता है, हैज बीन हो जाता है, हैव बीन हो जाता है, हैज बीन, हैव बीन। सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट निकालना कि अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, इज एम आर, अगले टेंस की तो इज एम आर आ गई है, कंटीन्यूअस टेंस की आपकी इज एम आर आ गई है ना, तो इस बात को ध्यान में बनाना, अगले टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। और सभी की कॉन्टिन्यूअस में केवल डिफरेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस में आपकी वही हेल्पिंग वर्ब रहती है, केवल उसके साथ बीइंग जुड़ जाता है, वही हेल्पिंग वर्ब केवल इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। तो जैसे इज बीइंग हो गया, आर बीइंग हो गया, एम बीइंग हो गया, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वही वहां पर यूज होगी, केवल उसके साथ बीइंग जुड़ जाएगा। और परफेक्ट टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसकी अगली टेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी ना, हैज बीन, हैव बीन, यही तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो आपकी अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया तो हैज बीन हो गया, हैव बीन हो गया। तो सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट होता है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, केवल बस डिफरेंस यही रहता है कि आपका जो है कि एक कॉन्टिन्यूअस वाले में डिफरेंस होता है कि कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है, सभी का जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है वही होगा, बस उसके साथ बीइंग जुड़ जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो बनेगा नहीं, इसलिए कट लगा हुआ है। तो सिंपल से आपके इसके हो गए प्रेजेंट टेंस के तीनों हो गए, ये तीन आपके क्लियर हो गए। अब पास्ट टेंस में सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, पास्ट टेंस में भी क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा,
जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताए तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज वर हो जाएगा। सिंपल सा आपका हो गया, वाज वर हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी थी। अब आगे देखिए, कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज बीइंग, वर बीइंग, क्योंकि हमने बताया कि इसमें वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, केवल आपका बीइंग जुड़ जाने हैं, तो वाज बीइंग और वर बीइंग वही हो गया। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड लगता है इसमें, तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन हो जाएगा, तो इसलिए आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन हो जाएगा। ये सभी का पैसिव वॉइस बता रहे हैं किस वाक्य में कौन सा पैसिव वॉइस यूज करने हैं, तो आपका क्या हो गया, हैड बीन हो गया। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तो बनेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कट लगा हुआ है। अब चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, विल और सेल लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब इसके साथ कंटीन्यूअस में क्या लगता है, विल बी सेल भी लगता है, तो हम क्या कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में अगले टेंस की विल बी और सेल बी का प्रयोग कर देंगे। तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो गया, विल बी हो गया, सेल बी हो गया। कंटीन्यूअस का तो बनता नहीं, फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता नहीं है। और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव होता है, सेल हैव होता है, लेकिन हमने बताया अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो अगले टेंस की क्या हो जाएगा, विल हैव बीन हो जाएगा, सेल हैव बीन हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या हो जाएगा, विल हैव बीन हो गया, सेल हैव बीन हो गया। तो सिंपल से आपके हो गए विल हैव बीन और सेल हैव बीन हो गया। और आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बनेगा नहीं, तो इसलिए हमने उसे कट कर दिए हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बनता क्यों नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये आगे कहां जाएगा, हमने बताया अगले की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, यही तो इंड हो रहा है, इंड हो रहा है, तो बताओ आगे कहां पर जाएगा, आगे तो कुछ हो नहीं है ना, नाला में जाके कूद जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा ना, आगे कुछ हो नहीं है तो कहां कूदेगा, तो इसलिए नहीं जाता है, इसलिए उन तीनों का नहीं बनता है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस का क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, विल बी और सेल बी होता है। तो अब विल बी तो पहले से होता है, इसी में हम बीइंग जोड़ते हैं, तो विल बी बीइंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी का ही फॉर्म बीइंग होता है, बी का ही फॉर्म बीइंग होता है, तो इसलिए विल बी बीइंग नहीं होगा, सेल बी बीइंग नहीं होगा, तो दो बार बी बीइंग नहीं होगा। तो समझ रहे हो, एक विल बी सेल बी, हमने बताया बीइंग जोड़ते हैं, तो विल बी सेल बी बीइंग होना चाहिए था, लेकिन दो बी का फॉर्म नहीं हो सकता है, जैसे एक की जगह दो मेहरारू नहीं हो सकती है ना, एक बी हो गया कि बीइंग हो गया, तो दोनों मेहरारू के घर में नहीं रह सकती है ना, तो दो मेहरारू नहीं बना सकते हैं, एक का ही बना सकते हैं ना, तो भैया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, इसलिए बी और बीइंग दोनों एक साथ नहीं आ सकते थे, इसलिए आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। तो ये आपके हमने बता दिए 4 का क्यों नहीं बनते हैं, और 8 के बनते हैं तो कैसे, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हमने इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। और जो मेन वर्ब लगाते हैं वो तो आपको पहले ही बता दिए हैं, मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हमने आपको सारे नियम समझा दिए कि कैसे परिवर्तन करते हैं। अब हम लोग उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, आठों टेंस का एक एक उदाहरण करके देखेंगे कि आठों टेंस को किस तरह से परिवर्तित करेंगे। और उदाहरण की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 9-10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाएंगे प्यार से, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं, उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं प्यारे बच्चे, आप पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल लिखे हुए हैं एक्टिव वॉइस का, ही किल्स अ स्नेक, वह एक सांप मारता है। तो प्यारे बच्चे हमने क्या लिखे हुए, ही किल्स अ स्नेक लिखे हुए हैं। अब किल्स लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो इज एम आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इज एम आर लग जाएगा ना, तो अब चेंज करो। अब ऑब्जेक्ट आपका इसमें क्या है, स्नेक है, तो स्नेक को हम पहले ला देंगे, क्योंकि हमने बताया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्नेक पहले आ गया, ये जो आपका ऑब्जेक्ट स्नेक दिया हुआ है इसे पहले ला करके हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो आपका स्नेक क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद स्नेक के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे। तो स्नेक आपका क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ भैया इज लगाएंगे ना, तो स्नेक के साथ क्या लग गया, इज लग गया, तो स्नेक इज हो गया। और मेन वर्ब किल आपकी थी, किल का हमने बताया हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो आपका किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। तो क्या हो गया, स्नेक इज किल्ड हो गया। और उसके बाद जो आपका दिया हुआ होता है, सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पहले बाई लगा देते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है आपका, ही को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। हमने आपको समझाए थे, कहां पर समझाए थे, जब नरेशन पढ़ा रहे थे तो हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस बताया हुआ था प्रोनाउन का। तो यहाँ पर भी आपको अभी अंत में बता देंगे कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस बता देंगे। अच्छा, आपको अभी बता देते हैं कि कैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जल्दी से उसे एक बार आपको प्रोनाउन का दिखाई देते हैं।
यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं प्रोनाउन में परिवर्तन। सब्जेक्टिव केस में अगर ए प्रोनाउन दिया हुआ है तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में कैसे परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन के बाद क्या लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पूरा लिखे हुए हैं। सब्जेक्टिव केस में जैसे फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। और आपका सेकेंड पर्सन आपका यू हो गया, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। और अब चलते हैं थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन आपका ही सी इट दे होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट हो गया, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, देम हो गया। तो ये आपके सभी क्या हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के आपके प्रोनाउन हो गए। और प्रोनाउन में आपके सब्जेक्टिव केस हमने आपको बता दिए, ऑब्जेक्टिव केस बता दिए। और ए हमने आपको बताए थे, कहां पर बताए थे, नरेशन में हमने आपको बताए थे कि नरेशन में आप इसी तरह से परिवर्तन करते थे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस में। तो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा वहां का। तो इस तरह से अगर सब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, जब उसे ऑब्जेक्टिव केस मींस ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो उसका परिवर्तन इस प्रकार से हो जाता है। तो आई का मी में परिवर्तन हो जाएगा, वी का अस में परिवर्तन हो जाएगा, इसी तरह से परिवर्तन। जब भैया एक सिंपल एग्जांपल समझना कि ब्याह के बाद जब लड़की दूसरे घर में जाती है तो दूसरे के घर के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। वही बात यहाँ पर भी है। आई अभी सब्जेक्ट के स्थान पे था तो आई था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा ना। रूप में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई आपका मी हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। आई आपका किस में चेंज हो गया, मी में कन्वर्ट हो गया था, परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से आप परिवर्तन करते हो सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केस में। अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब एग्जांपल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान से समझिए, ही किल्स स्नेक का क्या हो जाएगा, इस स्नेक इज किल्ड। अब बाई हो जाएगा, हमने बताया है जोड़ने से पहले आप किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस अभी हमने आपको बताया, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप पहला एग्जांपल समझ गए होंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, आपका किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। मोहन इज प्रेजिंग मी, मोहन मेरी प्रशंसा कर रहा है। तो भैया ई का हो जाएगा, किस टेंस का है आपका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ते हो। तो चलो हम चेंज कर देते हैं। अब मी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब इस मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो मी है, लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है ना। तो आपका आई हो जाएगा। आई के अकॉर्डिंग आप एम का प्रयोग करोगे और एम के साथ क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे, क्योंकि इज एम आर के साथ बीइंग आपको लगाने हैं ना। तो आई के साथ एम लगा और एम के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, आई एम बीइंग। उसके बाद प्रेजिंग जो दिया हुआ है, मेन वर्ब आपका जो प्रेजिंग दिया हुआ है, इस प्रेजिंग को क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रेज्ड हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान रखना, कौन टेंस हो, वर्ब की हमेशा कौन सा फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग प्रेज्ड बाई, उसके बाद बाई लगाएंगे। जो मोहन आपका सब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट कर देंगे तो बाई मोहन लिख देंगे। इसे मोहन में कोई परिवर्तन करेंगे नहीं, हमने प्रोनाउन में परिवर्तन बताए हैं। और मोहन आपका क्या है, नाउन है, तो नाउन में तो हमने परिवर्तन बताया ना, नाउन जैसे है बाई करके उसी से लिख देंगे। और प्रोनाउन में जैसे परिवर्तन होते हैं आप सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में, उसी तरह से परिवर्तन करेंगे। तो क्या हो गया, आई एम बीइंग प्रेज्ड बाई मोहन हो गया, सिंपल सा हो गया, आई एम बीइंग प्रेज्ड बाई मोहन हो गया। अब हम लोग तीसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं आपका क्या है, तीसरा और चौथा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल देखिए क्या लिखे हुए हैं, अ स्नेक हैज बीटन द चाइल्ड। एक स्नेक क्या कर लिया, बच्चे को बीटन मींस काट लिया। आप यार यह किस टेंस में दिया हुआ है, हैज बीटन किस टेंस में आपका दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है। तो इसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो द चाइल्ड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपका पहले आ गया, द चाइल्ड पहले आ गया। और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हैज बीन लगाएंगे या फिर हैव बीन लगाएंगे। तो चाइल्ड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका हैज बीन हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हैज का प्रयोग कर देंगे ना। तो भैया क्या हो जाएगा, द चाइल्ड हैज बीन हो गया। और बीटन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दिया हुआ है, तो इसका यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको खोजने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड हैज बीन बीटन बाई। अब उसके बाद बाई, स्नेक आपका क्या है, आपका नाउन है, तो नाउन को वैसे रहने देंगे, बाई अ स्नेक हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन में हमने परिवर्तन बताए हैं। तो क्या हो गया, द चाइल्ड हैज बीन बीटन बाई अ स्नेक, सिंपल से हो गया, द चाइल्ड हैज बीन बीटन बाई अ स्नेक। इस तरह से आप आसानी से क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। प्रेजेंट के आपके तीनों कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पास्ट इंडेफिनिट क्या है। जैसे पहला एग्जांपल लिखी हुई, द कैट किल्ड द माउस।
कैट ने बिल्ली को क्या कर दिया, सॉरी कैट ने चूहे को क्या कर दिया, मार दिया। अब किल्ड देखिए किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है ना, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वाज वन लगती है। यहाँ पर पैसिव वॉइस हम बात कर रहे हैं, वैसे तो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और डिड का प्रयोग होता है, लेकिन हम उसने नहीं पूछ रहे पैसिव वॉइस में क्या लगाओगे, पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर का प्रयोग करोगे। तो चलो प्रयोग करते हैं। दी माउस आपका ऑब्जेक्ट था, तो दी माउस को सब्जेक्ट बना दिए, दी माउस हो गया। और दी माउस के अकॉर्डिंग हमने किसका प्रयोग कर दिए, वाज का प्रयोग कर दिए, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वाज का प्रयोग कर दिए। किल का आपका सेकंड फॉर्म भी किल्ड होता है और इसका थर्ड फॉर्म भी किल्ड होता है, तो इसलिए आपको किल्ड में परिवर्तन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में परिवर्तन हुआ है। सेकंड फॉर्म से हमने थर्ड फॉर्म में परिवर्तित किया हुआ है, तो क्या हो गया, दी माउस वाज किल्ड। अब उसके बाद कैट है, कैट आपका नाउन है, तो जैसे है वैसे उतार देंगे, बाय दी कैट हो जाएगा। सिंपल से आपका हो गया, दी माउस वाज किल्ड बाय दी कैट हो गया जो हो जाएगा। तो इस तरह से आपने परिवर्तन कर दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल देखते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिखे हुए हैं, पांचों एग्जांपल। द कारपेंटर वाज मेकिंग अ टेबल, कारपेंटर क्या बना रहा था, एक टेबल बना रहा था। तो वाज मेकिंग है मींस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है एक्टिव वॉइस में, और इसमें क्या लगाएंगे, वाज और वर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो चलो हम लोग परिवर्तित करते हैं। अ टेबल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसे सब्जेक्ट बना देंगे, तो अ टेबल आपका पहले आ जाएगा, अ टेबल हो गया। अब टेबल के अकॉर्डिंग वाज लगेगा या वर लगेगा, टेबल आपका सिंगुलर है तो वाज लगेगा, तो अ टेबल वाज हो गया। उसके साथ बीइंग का प्रयोग करना है, तो क्या हो गया, अ टेबल वाज बीइंग हो गया। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है। मेक का थर्ड फॉर्म आपका क्या होता है, मेड होता है, तो क्या हो जाएगा, अ टेबल वाज बीइंग मेड बाई। उसके बाद बाई जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कारपेंटर आपका सब्जेक्ट है तो इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बाई दी कारपेंटर हो जाएगा, क्योंकि बाई से जोड़ते हैं तो बाई दी कारपेंटर हो जाएगा। सिंपल हो गया, अ टेबल वाज बीइंग मेड बाय दी कारपेंटर, कारपेंटर हो गया। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट हो गया कि आपका एक्टिव से आपने पैसिव में परिवर्तन कर दिया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हुए रमेश हैड रिटन अ लेटर, रमेश एक पत्र लिख चुका था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हैड का प्रयोग हुआ है, मींस पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड बीन लगती है, क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। तो चलो परिवर्तित करते हैं। अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट था तो इसे सब्जेक्ट बना दिए, अ लेटर हो गया। उसके बाद हैड के साथ क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, तो अ लेटर हैड बीन हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म इससे पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही होता है, तो इसमें करने नहीं कुछ है। अ लेटर हैड बीन रिटन हो जाएगा। बाई रमेश आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, बाई रमेश हो जाएगा। सिंपल हो गया, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई रमेश हो जाएगा। तो आपने इसमें क्या किया कि जो भी परफेक्ट टेंस दिया हुआ था, परफेक्ट टेंस को आपने पैसिव वॉइस में बदल दिया और हैड बीन का प्रयोग किए हुए यहाँ पर है, तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाई रमेश हो गया। ये आपका छठा नियम हो गया। अब हम लोग छठा एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग चलते हैं सातवें एग्जाम्पल की तरफ। सातवां आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और इस सभी प्यारे बच्चों की जिम्मेदारी है क्लास 9-10 की हर एक बच्चे तक यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना है जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन हर एक बच्चों तक वीडियो को इस पहुंचाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे हम लोग चलते हैं सातवें एग्जाम्पल की तरफ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब लिखी हुई है, एक्टिव वॉइस में लिखी हुई ही विल हेल्प यू। हमने लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में ही विल हेल्प यू, किस टेंस में है, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाती है, विल बी शैल भी लग जाएगा, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, विल बी शैल भी हो जाएगा। तो अब चेंज करो, यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, तो इसलिए यू हो गया। प्रोनाउन था ना, प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस देखने होंगे ना, तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो इसलिए यू हो गया। अब उसके बाद यू के साथ विल ही लगता है, तो यू विल हो गया, उसके साथ भी लग जाएगा, तो यू विल भी हो जाएगा। हेल्प की हम थर्ड फॉर्म खोजेंगे, तो मेन वर्ब की, क्योंकि हमने बताया हर टेंस में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी हेल्प्ड हो गया। बाई उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस खोजेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो सिंपल हो गया, यू विल बी हेल्प्ड बाई हिम हो गया। तो आपने ही का ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया हुआ है, यहाँ हिम हो गया है, तो यू विल बी हेल्प्ड बाई हिम हो गया। आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, आपने इसे पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर दिया। बस आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखने हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने आपको आने चाहिए, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस 2-3 इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, आपके सारे नियम अच्छे से क्लियर होते चले जाते हैं। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस का तो बनेगा नहीं, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आपका 8वां एग्जांपल, क्योंकि 8 टेंस का बनता है इसलिए 8 एग्जांपल लिए हुए हैं।
आपका देखिए यहाँ पर लिखी हुई दे विल हैव फिनिश दी वर्क। अब विल हैव किस टेंस में है? आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो कैसे इसे परिवर्तित करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। चलो चेंज करते हैं। आपका दी वर्क क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। दी वर्क आपका पहले आ गया। अब उसके बाद वर्क के साथ आपका विल लगेगा, तो विल है बीन हो जाएगा, क्योंकि बीन भी लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, तो दी वर्क विल है बीन हो गया। अब फिनिश का थर्ड फॉर्म आपका यहाँ पर परफेक्ट टेंस दिया है, तो इसलिए आपका थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिनिश्ड हो जाएगा। दी वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड। उसके बाद दे है, दे आपका सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में देम में हो जाएगा, बाय देम हो जाएगा, सिंपल हो गया। दी वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम हो गया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दी वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम आपका क्लियर हो गया। ये आपके 8 उदाहरण बता दिए हमने, हर एक टेंस से एक एक उदाहरण उठाए और सारी चीजों के बारे में एक एक करके विस्तार से बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। यही आपके कॉमन नियम, सभी नियम हो गए, सभी आपके जितने नॉर्मल नियम थे सभी आपके नियम हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ विशेष नियम देखते हैं। ये विशेष नियम हालांकि आपके सिलेबस में भी जो है कम ही किताबों में दिया है, लेकिन आपको आगे क्लास 11-12 में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक मिलेगा तो उसमें आपको जो है आपको वॉइस पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ स्पेशल नियम की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। जो आप अभी बाई का प्रयोग कर रहे थे, आप बाई का प्रयोग नहीं करोगे, उन स्पेशल नियम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखी हुई है कुछ विशेष परिवर्तन या नियम, मैं कुछ विशेष आपके परिवर्तन या नियम पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। 6-7 नियम है, तो जल्दी से 6-7 नियम पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्यार बच्चे, ये आपको ज्यादा परेशान इसमें हो रही की जरूरत नहीं है, सारे नियम आप समझ जाओगे, बस ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी जल्दी से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका हो गया सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया, डिस्प्लीज्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया, के पश्चात पैसिव वॉइस में एड का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चे, जो आप बाई लगाते थे, इनके साथ किसका प्रयोग करोगे? एड का प्रयोग करोगे। ये जहां पर वर्डिंग आपको मिल जाएंगी, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड, जैसे जहां पर भी आपको शब्द मिल जाएंगे, आप इनके पश्चात किसका प्रयोग करोगे? एड प्रीपोजिशन लगाओगे, बाई का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिए, हिज र्यूड बिहेवियर, उसका र्यूड बिहेवियर, डिस्प्लीज्ड दी टीचर, टीचर को क्या कर दिया? डिस्प्लीज कर दिया, मींस नापसंद कर दिया, मींस अप्रसन्न कर दिया। तो प्यारे बच्चों, टीचर्स क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसे सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? दी टीचर्स पहले आ जाएगा, दी टीचर्स। उसके बाद डिस्प्लीज्ड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपका यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, क्योंकि वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो दी टीचर्स वर्ब हो गया। डिस्प्लीज्ड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ही, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्प्लीज्ड ही हो जाएगा। एट, अब यहाँ पर जो बाई लगाते थे सब्जेक्ट को लिखने के लिए, जो बाई लगाते थे, अब यहाँ पर क्या लगाने हैं? एट के प्रयोग करने हैं, क्योंकि डिस्प्लीज यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा? एट हिज र्यूड बिहेवियर हो जाएगा, सिंपल हो गया, एट हिज र्यूड बिहेवियर हो गया। तो ये हो गया, द टीचर्स वर डिस्प्लीज्ड एट हिज र्यूड बिहेवियर, बाय हिज र्यूड बिहेवियर जो आपको लिखने थे, अब वहां पर आपने क्या लिख दिया? एट हिज र्यूड बिहेवियर लिख दिया, एट का आपने प्रयोग कर दिया। बस इस चीज को आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लीज का प्रयोग किया गया था, इसलिए एट का प्रयोग हो गया। आप देखिए दूसरा एग्जांपल लिखे हुए हैं, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, आपकी बुद्धिमत्ता ने मुझे क्या कर दिया? आश्चर्यचकित कर दिया। तो मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसे सब्जेक्टिव केस में कर देंगे, तो आई हो जाएगा, आई हो गया। सरप्राइज मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई के साथ वाज हो जाएगा। आई वाज सरप्राइज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सरप्राइज्ड ही होता है, तो आई वाज सरप्राइज्ड। अब यहाँ पर सरप्राइज के साथ क्या लगानी है? एट लगानी है, तो क्या हो जाएगा? सरप्राइज एट हो जाएगा। योर इंटेलिजेंस आपका सब्जेक्ट था, योर इंटेलिजेंस आपकी बुद्धिमत्ता आपका सब्जेक्ट था, तो एट योर इंटेलिजेंस कर देंगे, तो क्या हो गया? आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, ये आपका सिंपल से कॉन्सेप्ट हो गया आपका, आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस से आपने किसे कर दिया? परिवर्तित कर दिए। तो हमने यहाँ पर जो कुछ वर्डिंग आपको बताए हैं, उन वर्डिंग को आपको ध्यान रखना है। उन वर्डिंग के बाद आपको एड प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, वहां पर बाई का प्रयोग नहीं करना है। बाकी जैसे आप सभी नियम का अप्लाई करते थे, सारे नियम वैसे होंगे, बस आपको थोड़े से जो परिवर्तन करने थे हमने उसके बारे में आपको बता दिया। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते थे और समझाना आपको क्या चाहते थे, और आप उम्मीद करते हैं समझ भी गए होंगे। अब हम लोग रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा नियम क्या है। यहाँ रूल नंबर 2 देखिए लिखे हुए हैं, नोन तथा ऑब्लाइज्ड क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में टू आता है।
तो प्यारे बच्चे ये दो वर्ब आपको याद रखनी है, नोन और ऑब्लाइज्ड। नोन और ऑब्लाइज्ड क्रियाओं के पश्चात आपको पैसिव वॉइस में टू लगाने हैं। यहाँ पर भी आपको बाई के प्रयोग नहीं करने हैं। जैसे सोनी नोज गांधी जी, सोनी गांधी जी को जानती है। अब प्यारे बच्चे नोज मींस किस टेंस में है, यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एमआर लगती है, तो गांधी जी आपका ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन जाएगा, गांधी जी हो जाएगा, और उसके बाद गांधी जी के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा, तो गांधी जी इज हो गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म नो की थर्ड फॉर्म नोन होता है, तो गांधी जी इज नोन हो गया। अब उसके बाद नोन के बाद आपको क्या लगाने हैं, टू लगाने हैं। टू सोनी हो जाएगा, यहाँ बाई सोनी नहीं हो जाएगा, टू सोनी हो जाएगा, तो गांधी जी इज नोन टू सोनी हो जाएगा। यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। यही हमने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया। नोन और ऑब्लाइज्ड का यदि प्रयोग हुआ हो तो आप वहां पर बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, आप वहां पर जो है टू का प्रयोग करते हैं। उन वर्ब्स के बाद आप टू का प्रयोग करोगे। ये प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 2 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे आपका कौन सा नियम आता है। और आगे नियम पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका तीसरा नियम लिखे हुए हैं। देखिए तीसरा नियम क्या लिखे हुए हैं, प्लीज्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, डिस्गस्टेड हो गया, चार्म्ड हो गया, थ्रोन्ड हो गया, आदि क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग होता है। ये जो आपकी क्रियाएं होती हैं, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, ये जो आपकी क्रियाएं होती हैं, इनके पश्चात पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। आप इन क्रियाओं को क्या करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे हो गया माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, सिंपल से लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या लगाने हैं, विथ का प्रयोग करने हैं। अभी तक जो आप एड का प्रयोग कर रहे थे, टू का प्रयोग कर रहे थे, आप किसका प्रयोग करना है, विथ का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, माई बिहेवियर प्लीज्ड मी, प्लीज्ड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडिफरेंट टेंस दिया हुआ है, हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा, तो ही हो गया। और यहाँ पर वाइस वर्ब का जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट मतलब पास्ट इंडिफरेंट मींस पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाइस वर्ब लगाएंगे, तो ही वाज प्लीज्ड हो जाएगा। प्लीज्ड का थर्ड फॉर्म भी प्लीज्ड होता है, तो ही वाज प्लीज्ड हो गया। अब उसके साथ यहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे, हमने बताया प्लीज के साथ विथ का प्रयोग करना है। प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर हो जाएगा, सिंपल हो गया, ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। तो आपने यहाँ पर कर दिया ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर कर दिया। आपने यहाँ पर नॉर्मल से प्रयोग किए हुए प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड आदि क्रियाओं के पश्चात आपको क्या करने हैं, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, न कि यहाँ पर बाई का प्रयोग करना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, बाकी सभी नियम पुराने आपके नियम है। जैसे हमने आपको बताया था टेंस संबंधी परिवर्तन, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ये सारे जैसे बताए थे वो उसी तरह से आपके परिवर्तन के हैं। बस आपको परिवर्तन यहाँ पर था कि बाई का प्रयोग नहीं करना था, इन ये शब्द जहां पर आपको मिल जाए वहां पर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना था। ए प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 3 हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चौथा नियम क्या है। चौथा नियम देखिए यहाँ पर लिखे हुए कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग होता है। तो हमने कुछ वर्डिंग लिखी हुई, कंटेंट और इंटरेस्टेड। कंटेंट और इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में आपको क्या लगाने, इनका प्रयोग करने हैं। जैसे हमने लिख दिए दिस केस इंटरेस्ट द लायर्स, आप सिंपल से लिखे हुए हैं दिस केस इंटरेस्ट द लायर्स। अब इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग किए हुए हैं ना, तो इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग किए तो मींस जाहिर सी बात है आपको किसके प्रयोग करने हैं, आपको इनका प्रयोग करना है इनके साथ। अब दिलायर्स आपका सब्जेक्ट हो बन जाएगा, दिलायर्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव वॉइस में दिलायर्स हो गया। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऊपर है तो ये आपका कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगा। अब उसके साथ इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, इंटरेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद इन दिस केस हो जाएगा, इंटरेस्ट इन लगाने हैं ना, तो इंटरेस्ट इन हो गया। दिस केस आपका सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट लिख दिए, दिस केस लिख दिए, तो क्या हो गया, द लायर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस हो गया, सिंपल हो गया, द लायर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस हो गया। इस तरह से आप परिवर्तन करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, यह बॉक्स बहुत सुंदर चीजों को कंटेन करता है, मींस अपने आप में रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स को सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पर हो गया। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यस लगा हुआ है कंटेन में, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि ये मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग हो जाएगा, आर हो गया। कंटेन का थर्ड फॉर्म यूज करना है तो कंटेंट हो जाएगा। उसके बाद कंटेन के साथ इन प्रीपोजिशन लगाने हैं तो इन हो गया। उसके बाद दिस बॉक्स आपका है तो दिस बॉक्स हो जाएगा, तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स हो गया। तो इस तरह से कंटेन
सर्टेन और इंटरेस्ट के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं कब, पैसिव वॉइस बनाते हैं समय। ये आपका रूल नंबर 4 हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपका चौथा नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग 5वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। बस 2 नियम आपके और बचे हैं, 5वें, 6वां, 7वां, 3 नियम जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं। आपका तीसरा नियम प्यारे बच्चे थोड़ा सा हट करके है, वैसे नहीं है कि आपको कुछ निश्चित प्रीपोजिशन के प्रयोग करने, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें ध्यान से बस समझिए क्या लिखे हुए हैं। कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाला डूअर का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्यारे बच्चे कभी कभी पैसिव वॉइस का प्रयोग में जो डूअर सब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी पेन को क्या कर लिया, चुरा लिया। अब समवन तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्लियर तो है नहीं कि कौन चुराया हुआ है, तो इसलिए समवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप सब्जेक्ट के स्थान पे उसे नहीं लिखेंगे। जैसे अब इसे कैसे चेंज कर देंगे, माई पेन आपका पहले स्थान पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो माई पेन हो गया। उसके बाद हैज है, हैज किस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैज बीन हो जाएगा, तो माई पेन हैज बीन हो गया। अब स्टोल का थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है, तो स्टोलन यहाँ पर भी हम कर देंगे, तो माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब बाई समवन हमें लिखने था, बाई समवन हमें लिखना था, तो लेकिन बाई का प्रयोग नहीं, बाई समवन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि समवन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप लिख भी सकते हो लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपका जो निश्चित ना हो तो वहां पर उसे क्या कर देते हैं, डूअर को छोड़ देते हैं, मीन सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चे ये हो गया, माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी पेन चुराई गई, वो किसी के द्वारा ही चुराई गई होगी ना, तो अर्थ भी निकल रहा है। तो इसी प्रकार से आपका कभी कभी डूअर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये आपका रूल नंबर 5 हो गया। हम लोग छठे नियम की तरफ बढ़ते हैं, और छठे नियम की तरफ बढ़ने से पहले नीचे आपको डायमंड एकेडमी क्लासेस चैनल दिख रहा होगा, धनाधन सब्सक्राइब कर लेना। 2 नियम और बचे हुए हैं, उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने रूल नंबर 6 लिखे हुए, छठे नियम को लिखे हुए हैं, कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चे आपका कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब मींस जो अपने साथ जो है, इंट्रांसिटिव मींस आपका ऑब्जेक्ट न लेके आए, उनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के साथ मिलकर के एक क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करती है, और पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन क्रिया के साथ रहता है। तो प्यारे बच्चे हो सकता है आपको रूल समझ न आए हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर इसे ध्यान से एग्जांपल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में लिखे हुए हैं, दी गर्ल्स लाफ्ड एट मी, ये दी गर्ल्स लाफ्ड एट मी, लाफ के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है ना, एड प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है ना, तो लाफ एट मी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मी को सब्जेक्ट आई में चेंज कर देंगे। उसके बाद ये आप गर्ल्स लाफ्ड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाएंगे, वाज वर्क लगाएंगे, तो आई वाज हो गया। अब लाफ का थर्ड फॉर्म लाफ्ड ही होगा। अब इसके साथ एट जो प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ होता है वो प्रीपोजिशन एट जुड़ा ही होता है, बस यही कहना है, एट बाई दी गर्ल्स हो जाएगा। तो एट इसके साथ निश्चित प्रीपोजिशन होता है, तो इसलिए ए इसके साथ जुड़ा रहेगा, और जुड़ा रहेगा इसके साथ साथ और बाई लगाएंगे, बाई दी गर्ल्स हो जाएगा। सिंपल सा, ये जो इसके साथ निश्चित प्रीपोजिशन आएगा वह उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो क्या हो गया, आई वॉज लव्ड एट बाई दी गर्ल्स हो जाएगा। तो लव के साथ एट जो वहां पर ऊपर था उसे हमने नीचे भी बना करके रखे हुए हैं, यही था रूल नंबर 6, यही था। अब ऊपर कौन सी वर्डिंग लिखा हुआ है इसका कोई आपको दिक्कत नहीं है कि ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, फलाना ढिकाना क्या लिखा है आपको उससे मतलब नहीं है। बस इतना है कि अगर कोनो जो है इस तरह से वर्ब हो उसके साथ उसका प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ हो तो पैसिव वॉइस में उसको उसी के प्रीपोजिशन के साथ लिख देते हैं। बस आप इतना ध्यान रखना, और ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, वो जो है आप समझ जाना। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं, आज की क्लास का अंतिम नियम और असर्टिव सेंटेंस का आपका अंतिम नियम की तरफ हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हुए रूल नंबर 7 लिखे हुए, 7वां नियम लिखे हुए हैं, जिन वर्ब्स के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में बदलते समय उनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो जाता है तथा दूसरा अपने ही स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहता है। प्यारे बच्चे अगर आपके 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हों तो किसे सब्जेक्ट बनाएंगे, ये बात निकल करके आती है लास्ट नियम में। तो प्यारे बच्चे अगर आपके वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हों, एक जैसे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, दोनों ऑब्जेक्ट आपके दिए हुए हों तो किसे आप जो है सब्जेक्ट बनाओगे, वो बात आती है। तो कोई भी आप एक सब्जेक्ट बना दोगे और उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसे उसी के स्थान पर रहने दोगे। लेकिन इसके साथ एक टर्म्स और कंडीशन होती है, उस टर्म्स और कंडीशन को भी आपको समझाएंगे। बस यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे ही गेव मी अ रूपी,
उसने मुझे 1 रुपए दिया। मी भी आपका ऑब्जेक्ट है और रूपी भी आपका ऑब्जेक्ट है। मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, रूपी आपका क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। हमने शुरुआती की क्लास में आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होगे कि कैसे हमने मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला और रूपी को क्या बोला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 2 ऑब्जेक्ट देखने को मिले, एक मी मिला, एक रूपी मिला। तो अगर जो है पहली कंडीशन, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ला रहे हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ला रहे हो या फिर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाओ, क्योंकि जो यहाँ पर पहले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाए हुए हैं। तो अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ला रहे हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसी तरह से सेम छोड़ देते हैं। जैसे मी को सपोज दैट हम लेके आए, मी को हम सब्जेक्ट बना दिए, तो मी आपका आई में चेंज हो जाएगा, आई हो गया। उसके बाद वाज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर गेव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, वाज लग गया, आई वाज हो गया। गिव का सेकंड फॉर्म गिव है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, आई वाज गिवन। आरूपी आपका जहां पर था हमने वहीं पर लिख दिए हुए आरूपी लिख दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट वहीं पर था ना, तो वहीं पर हमने लिख दिए आरूपी लिख दिए। बाई उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, तो बाई हिम हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि जैसे आरूपी था आपका उसी तरह से उसे छोड़ दिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हो तो उसे उसी के स्थान पर रहने देंगे, लेकिन टू के साथ जोड़ देते हैं। जैसे नीचे वाले में देखिए हमने लिखे हुए हैं, आरूपी को हमने पहले लाए, आरूपी को क्या किए हुए हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट बना दिए, आरूपी हो गया। वाज गिवन यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन मी जो था अब इसे हमने टू मी में चेंज कर दिया। जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगा देते हैं, टू मी हो गया। उसके बाद बाई हिम जैसे करते थे उसी तरह से करेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम करेंगे और उसके पहले बाई लगा देंगे, जैसे करते थे उसी तरह से करेंगे। बस इस बात को ध्यान देने हैं कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ला रहे हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे, लेकिन उसके पहले टू लगा देते हैं, इस बात को ध्यान देना है। और अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ला दिए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको टू से जोड़ने की वहां जरूरत नहीं है। बस इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बनाए रखना, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे यही था आपका असर्टिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हमने हर एक नियम पे चर्चा किया, हर एक नियम को विस्तार से बताए। उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्यारे बच्चों 2 क्लासेस की वॉइस की और बची हुई है, एक में इंटरोगेटिव सेंटेंस बता देंगे, एक में आपका जो है इंपरेटिव सेंटेंस बता देंगे और आपका ये वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे अब मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में मिलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों, क्लास 9-10 की हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाओगे, क्योंकि हमने हर एक नियम को बताए हैं, आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने आपको बताए हैं। तो इन द फ्यूचर भी ये सारी चीजें आपको तैयार होंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल वाली क्लास में, मिलते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।